हैया हैया। नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया ज़माना डगमगाया हबीबी हैया हैया। हबीबी हैया हैया। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आपने ये मसला भी अक्सर सुना होगा, गिला शिकवा करते हुए बहुत से ऐसे फिल्मी जो सिंगर हैं उनकी ज़ुबानी में ये बात सुनी होगी, म्यूज़िक डायरेक्टर से भी ये बात सुनी होगी, और जो गाने लिखने वाले हैं उनके शिकवे भी आपने सुने होंगे कि जो गाने गाता है, जो गाना कंपोज करता है, जो गाना लिखता है, इनकी वो कमाई नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात जो परफॉर्मर होते हैं वो उस पर परफॉर्म करके इतना ज़्यादा कमा लेते हैं कि अपनी कोठियाँ, बैंक बैलेंस बना लेते हैं, गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी ख़रीद लेते हैं, और उनका जो लाइफ़स्टाइल होता है बिल्कुल बदल जाता है। और ये भी किस्मत की बात होती है। ये पूरी दुनिया का एक कारोबार है, किसी एक खित्ते की बात नहीं हो सकती, सिर्फ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो बहरान है, जो क्राइसिस है, जो अलमिया है, वो यही है कि यहाँ पर जो राइटर रहे हैं, जो शायर रहे हैं, इनकी कमाई बिल्कुल ना होने के बराबर रही है। अगर ये कहा जाए किसी ने गाना लिखकर उसके पैसों से घर खरीद लिया, घर का किराया अदा कर दिया, 2 वक्त की रोटी खा ली, तो ये बात भी सच साबित नहीं होगी। और इसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी होता रहा है और सिंगर्स के साथ भी ऐसा होता रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने लगा हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान की एक फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर फ़िल्म थी शहीद, जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। खलील कैसर साहब की ये फ़िल्म थी। ये वही फ़िल्म है जिसके बाद कहा जाता है कि इसका मौज़ू इतना संगीन किस्म था, इतना तेज़ किस्म का, सख्त किस्म का था, क्योंकि ये अरब ममालिक की बैकग्राउंड में बनाई गई एक फ़िल्म थी जिसके अंदर पूरा कल्चर भी अरब का दिखाया गया था। और ये बताया गया था कि अंग्रेज़ कैसे अरब मुल्क में आकर तेल चोरी करते हैं और गद्दार पैदा करते हैं। ये इस मौज़ू पर बनाई गई थी और इस पर बड़ी मेहनत की गई थी। और मेहनत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फ़िल्म के साथ वाबस्ता लोग कौन थे। एक तो खुद खलील कैसर साहब थे जिन्होंने इसके डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। दूसरा, इसको लिखा था रियाज शाही साहब ने, अदाकार शान के वालिद और अदाकारा नीलो के शोहर। खुद उनका बड़ा अपने दौर में सिक्का चलता था। और इस फ़िल्म के जो शायर थे, जिन्होंने नगमे लिखे थे, जिनका कलाम इसमें शामिल था, उसमें फैज़ अहमद फैज़ थे, मुनीर नियाज़ी थे, तनवीर नकवी थे और तफ़ैल होशियारपुरी, और रशीद अतरे साहब ने इसका म्यूज़िक दिया था। बड़ा चैलेंजिंग किस्म का म्यूज़िक था। इसके गाने बड़े मशहूर हुए थे। लेकिन एक गाना ऐसा था जो अरब कल्चर के मुताबिक जिसको कंपोज़ किया गया, बनाया गया, फ़िल्माया गया, और ये ऐसा एक गाना बना जिसको फिर नसीम बेगम ने गाया था और इसको बड़ी मुश्किल से गाया गया था। लिखा भी ये गाना बड़ी मुश्किल से गया था। रशीद अतरे साहब की ज़िंदगी का ये सबसे मुश्किल गाना था, क्योंकि इस गाने का कलाम जो था वो बड़ा क्लासिक किस्म का था। तनवीर नकवी साहब ने लिखा था और इसमें अख़ीर कर दी थी उन्होंने। ये गाना अगर किसी ने सुना हो, मैंने आज के वीडियो के शुरू में भी इस गाने का क्लिप एक मैंने आपको सुनाया है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाना बड़ा क्लासिकल था, म्यूज़िक की बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन इससे जो वाबस्ता एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे सिंगर्स के साथ, बेचारों के साथ क्या कुछ होता रहा है। वो नहीं कमाते, लेकिन उनके नाम पर, उन पे गाए हुए गानों पर लोग कमा जाते हैं। नसीम बेगम के बारे में तो एक बात मशहूर थी, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान अवाकी साहब के साथ भी उन वाक़या ये रूनमा हुआ था कि उन्होंने एक 100 रुपए की खातिर उनके साथ बड़ा फटा कर लिया था। उस दौर में वैसे भी 600, 700, 800, 1000 रुपए या 1200 रुपए तक कोई भी बड़ा सिंगर जो होता था वो गाने गा दिया करता था। शहीद का ये जो गाना था, इसकी रिहर्सल बहुत ज़्यादा हुई थी, इसको बड़ी मेहनत से गाया गया था, और 1200 रुपए सिर्फ एक गाने के नसीम बेगम ने लिए थे, जो उस दौर के मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत रकम बनती है। उस दौर में भी 1200 रुपए बड़े माकूल थे। और इस गाने से जो दिलचस्प वाक़या जो रूनमा हुआ, ये कुछ सालों के बाद की बात है कि नसीम बेगम की डेथ से कहा जाता है कि कुछ महीने पहले की ये बात है कि उन्हें मालूम हुआ, किसी ने उनको जाके बताया कि नसीम बेगम, तुमने तो इस गाने से कुछ नहीं कमाया, तुमने तो महफ़िलों में भी जाकर ये गाना नहीं गाती, लेकिन जो बाज़ार हुस्न की शमा है, उसने दुबई में और दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाकर अपने फ़न की शमा जला दी है। उनको बताया गया कि वो अपने साथ शमा जो है, वो एक तवाइफ़ थी, डांसर थी, परफ़ॉर्मर्स थी, और वहाँ पर दुबई, और उस वक्त चूँकि नया-नया डेवलप मॉडर्न दुबई बनने की तरफ जा रहा था, तो उस दौर में दुबई के अलावा दूसरे खलीजी मुल्कों में वो जाती है, वहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद होती है। म्यूज़िक अपना साथ लेकर जाती थी और इस गाने के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा परफ़ॉर्म किया, इतना ज़्यादा परफ़ॉर्म किया कि वहाँ से वो उस दौर में कहते हैं कि लाखों रुपया कमा कर वो पाकिस्तान में आईं। और उसी दौर में इलामा इकबाल टाउन जो है लाहौर का बड़ा मशहूर है, इसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी, इसके प्लाट बिक रहे थे, और कहा जाता है कि शमा ने इसमें
اپنے پلاٹ خریدے اور بعد میں کوٹھیاں بھی بنائی تھیں، لیکن جب وہ یہ کام کر رہی تھیں، پیسہ کما کر آ رہی تھیں، تو نسیم بیگم کو پتہ چلا کہ شمع جو ہے اس کے تو راتوں رات جو ہے لائف سٹائل جو ہے تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ عرب ملکوں سے ہو کر آئی ہے، دبئی سے ہو کر آئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی چلو کا بھی پھر اس دور میں ایک بڑا نعرہ لگتا تھا، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ نسیم بیگم کی موت کے بعد کے ہیں کہ دبئی چلو کا جو نعرہ لگا تھا، لیکن یہ اس دور میں دبئی جو تھا اس میں ہرارکی جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی، کمائی کے ذرائع کھل چکے تھے، اور دوسرے جو جتنے بھی عرب ملک تھے وہاں پہ جیسے شارجہ ہو گیا، دوسری جو ریاستیں جو تھی وہاں پر بھی جو پاکستانی جو تھے وہ ایسی محفلوں کو بڑا پسند بھی کرتے تھے۔ عرب ملک میں بڑی ایسی پاکستانی محفلوں کو اور پاکستانی اداکاروں کو پذیرائی اس دور میں بھی حاصل ہوا کرتی تھی۔ انڈیا کے بہت سارے اداکار جا کر وہاں پر اپنے شو کیا کرتے تھے، اور یہ اسی دور میں یہ رواج جو تھا بہت عروج پا گیا تھا۔ اور یہ ایک پاکستانی ایک پرفارمر تھی جس کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ شمع، اب تو نہ جانے اس کو لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اپنے دور میں یہ واحد ایسی ایک خاتون تھی کہ جس نے اپنی پرفارمنس دیکھ کر پاکستانی میوزک پر، پاکستانی گانوں پر بہت زیادہ کمائی کر لی تھی۔ نسیم بیگم نے جب شمع سے یہ کہا کہ تم میرے اس گانے پر جا کر بڑا پرفارم کرتی ہو اور عربوں کے جا کے دل جیت لیتی ہو اور اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر بھی جاتی ہو، لیکن اس گانے کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، کیونکہ میرے مخبر نے مجھے آ کر یہ اطلاع دی ہے کہ تم یہ کام کرتی ہو، تو اس میں تو میرا بھی حصہ بنتا ہے، میری رائلٹی بھی بنتی ہے مجھے۔ تو شمع جو تھی وہ اکڑ گئی، اس نے کہا کہ آپ کا تو کوئی حصہ نہیں بنتا، میں آپ کو کس وجہ سے دوں؟ ہاں آپ میرے لیے معتبر ہیں، ویسے میں آپ کی خدمت کر دیتی ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ میں رائلٹی دوں اور میں نے جو وہاں کمائی دی ہے اس میں آپ کو حصہ دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں پھر پنچایت لگ گئی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ماما مودا جو تھے، جو وہاں کی جو ایسوسی ایشن تھی، لفظ بڑا غیر مناسب سا ہے، وہ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن اس دور میں بازار حسن میں ایک جو فنکار ہوتے تھے، جتنے بھی ڈانسرز ہوتے تھے، طوائفیں ہوتی تھیں یا جتنے بھی لوگ تھے، ان کی ایک انجمن ہوا کرتی تھی، ایسوسی ایشن ہوا کرتی تھی، یہ اس کے کرتا دھرتا بھی تھے، نوجوان بھی تھے اس دور میں، جو بتایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بات بالکل کنفرم نہیں ہے کہ یہ ماما مودا نے ہی یہ پنچایت لگوائی تھی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام بھی جو لیا جاتا رہا کہ جب پنچایت لگی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں تو نسیم بیگم کا کوئی حصہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری محنت اور ساری کی ساری جو کمائی ہے اس پر حصہ جو ہے وہ، اس پر جو حق ہے وہ صرف شمع کا ہی بنتا ہے، اور نسیم بیگم کو، اور نسیم بیگم نے اس بات کو اپنے دل کا روگ بنا لیا، اور پھر وہ میوزک ڈائریکٹر سے کہنے لگی کہ میں تو اب گانوں کا معاوضہ زیادہ لیا کروں گی، کیونکہ یہ گانا جب ہم نے ایک بار گا لیا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کمائی تو دوسرے لوگ کرتے ہیں،